तो सबसे पहले आप सभी का नमस्कार और सभी को राम राम। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो सेशन रहने वाला है, लघु वाहन चालक एवं भारी वाहन चालक के पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी VSSC। यानी कि मैं सीधे शब्दों में कहूं तो यहाँ पे इसरो इसरो LVD का जो है यहाँ पर जो ड्राइविंग जो एग्जाम हुआ था, और वो हुआ था 27 अगस्त 2011 को। यहाँ पर 40 क्वेश्चन का पेपर आया था और काफी अच्छे क्वेश्चन है। दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, ये पेपर 2011 का है, लेकिन जो क्वेश्चंस है ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। ठीक है, तो A to Z शुरू से लेके अंत तक प्रश्न देखें। जो सरल प्रश्न होंगे वहां पर हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जहां पर थोड़ा सा अच्छा प्रश्न होगा वहां पर हम जो है डिस्कशन भी करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, तो जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, वाहन में पहिया घूर्ण क्यों किया जाता है। अब देखो हिंदी में प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, वाहन में पहिया घूर्ण क्यों किया जाता है। वाई डज व्हील रोटेशन इज डन इन व्हीकल, यानी व्हील रोटेशन क्यों किया जाता है। टायरों का रोटेशन, टायर रोटेशन क्यों किया जाता है। समान घर्षण, समान घिसावट के लिए, समान घर्षण के लिए। एक ही शब्द ये है, यानी कि इक्वल मैं कह सकता हूं यहां पे फॉर इक्वल टायर वियर, यानी समान रूप से टायर घिसे इसके लिए। यानी कि क्या होता है कि जब टायर अलग अलग जगह होते हैं ना, तो यहां पर लगातार एक ही जगह टायर रहेगा तो वो कई टायर किधर से भी घिसता है, कई किधर से घिसता है। आगे और पीछे के टायरों में भी घिसने में थोड़ा सा अंतर आ सकता है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो टायर अगर हम इनका स्थान परिवर्तन कर देंगे तो टायर समान रूप से घिसेंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है, फेन बेल्ट के खराब हो जाने के बाद गाड़ी चलाने से क्या हो जाएगा। व्हाट विल हैपन इफ यू ड्राइव आफ्टर द फेल्यूर ऑफ फैन बेल्ट। तो आप सभी को पता, फैन बेल्ट जो होती है वो रेडिएटर फैन को यहां पे चलाती है, और रेडिएटर फैन के साथ साथ कूलिंग सिस्टम को भी चलाती है। तो कहने का मतलब है फैन बेल्ट अगर खराब हो जाएगी तो यहां पर एक तो रेडिएटर फैन नहीं घूमेगा, एक वाटर पंप है वो भी नहीं घूमेगा। वाटर पंप आप सभी को पता होगा, वाटर पंप भी इसी पुली से घूमता है। तो यहां पर आपको पता होगा वाटर पंप है, रेडिएटर फैन है, नहीं घूमेंगे तो कूलिंग सिस्टम इनएक्टिव हो जाएगा। कूलिंग सिस्टम इनएक्टिव हो जाएगा तो इंजन जो है ओवरहीट हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी, इंजन विल ओवरहीट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। प्रश्न है, वाहनों के लिए कौन सा बीमा अनिवार्य है। व्हाट काइंड ऑफ इंश्योरेंस इज कंपल्सरी फॉर व्हीकल्स। मतलब सबसे अनिवार्य बीमा है जो आपको करवाना ही पड़ेगा, तो वो होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, अभी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। देखो बीमा होता है कि एक तो मालिक या जो चालक होता है, इनके ऊपर कोई चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है, इनके लिए होता है। तो एक बीमा होता है मालिक का नुकसान है, चालक का नुकसान है, गाड़ी का नुकसान है, या सड़क पर हम गाड़ी चला रहे हैं और एक ड्राइवर किसी व्यक्ति को मार देता है या कोई नुकसान कर देता है, वो एक तीसरे व्यक्ति का नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट ये नियम बनाया है मोटर व्हीकल एक्ट में कि भी जब आप गाड़ी चलाते हैं तो एक तो गाड़ी हो गई, गाड़ी का नुकसान होगा तो होगा, एक चालक है, चालक के चोट आएगी तो आएगी, ये क्योंकि उसके लिए दोनों के लिए वो खुद जिम्मेदार है। लेकिन तीसरा व्यक्ति अगर कोई है, उसको अगर नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी चालक की और गाड़ी की तो है ना। तो ये तीसरा व्यक्ति बेचारा क्या करे, इसके लिए थर्ड पार्टी, इसको तीसरा जो व्यक्ति है ना, इसे थर्ड पार्टी के नाम से जाना जाता है। और थर्ड पार्टी का जो नुकसान होगा उसको कवर करने के लिए जो इंश्योरेंस होगा वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जाना जाता है। तो यहां पर जो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146 है, वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपल्सरी रूप से आपको बनाना ही पड़ेगा, इसके बारे में उल्लेख करती है। नहीं बनाएंगे धारा 196 के तहत 2000 का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो यहां पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है। प्रश्न 4 है, अगर आपका वाहन लोगों को घायल करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो जाता तो आपको क्या करना चाहिए। योर व्हीकल इज इन्वॉल्व्ड इन एन एक्सीडेंट हर्टिंग पीपुल यू शुड, यानी अगर आपका वाहन लोगों को घायल करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। भाई आपकी गाड़ी से अगर किसी व्यक्ति को चोट लगी है तो पहली बात तो उसको प्राथमिक उपचार आप देना पड़ेगा, प्राथमिक उपचार दें। दूसरा, पुलिस स्टेशन को सूचित करें। ये दो काम करने। अब पहला जरूरी कौन सा काम है, देखो जरूरी है फर्स्ट एड देना, उनको अस्पताल पहुंचाना, चोटिलों की जान बचाना, उसके बाद आपको पुलिस स्टेशन में सूचना देनी चाहिए। तो यहां पर दोनों काम दिए गए हैं, तो यहां पर कौन सा सही हो जाएगा, बी, सर्वप्रथम घायलों को अस्पताल ले जाना और उसके बाद पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करना। यानी फर्स्ट टेक द इंजर्ड पीपुल
टू द हॉस्पिटल एंड देन रिपोर्ट टू द पुलिस स्टेशन। पहले आपको घायलों का उपचार करवाना है, ठीक है ना। और 24 घंटे की जो इसमें समय सीमा होती है भाई पुलिस स्टेशन को सूचना देने की। वर्दी पूरा पहने हुए पुलिस इंस्पेक्टर आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है तो आपको क्या करना चाहिए? व्हेन ए पुलिस इंस्पेक्टर इन फुल यूनिफॉर्म डिमांड्स योर ड्राइविंग लाइसेंस यू, तो बिल्कुल अगर कोई वर्दी में है और इंस्पेक्टर है और आपसे अगर लाइसेंस मांगे तो बिल्कुल वो चेक कर सकता है। तो यहां पर आपको उसको दिखाना है बस, है ना। तो ड्राइविंग लाइसेंस पेश किया जाना है, मस्ट प्रोड्यूस इट, यानी इसको दिखाना चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है। ईंधन के संरक्षण का उत्कृष्ट तरीका है। द बेस्ट वे टू कंजर्व फ्यूल इज टू, द बेस्ट वे टू कंजर्व फ्यूल इज टू, यानी आपको अगर अपनी फ्यूल की बचत करनी है, आपको बेस्ट माइलेज पे गाड़ी चलानी है तो कैसे चला सकते हैं आप, कैसे कर सकते हैं ऐसा आप, मतलब ईंधन की बचत कैसे कर सकते हैं? तो सीधी बात है, स्पीड का पूछ रहा है, अभी कौन सी स्पीड पे कौन से गियर में आप गाड़ी चलाएंगे, है ना। तो यहां पर आपको टॉप गियर में गाड़ी चलानी है और स्पीड क्या रखनी है? लगभग 50 से 55 या 60 तक स्पीड रखनी है ना। टॉप गियर में गाड़ी चलानी है क्योंकि बिना टॉप गियर के गाड़ी माइलेज अच्छा नहीं दे सकती। टॉप गियर में एक मॉडरेट स्पीड आपको रखनी है जिससे कि एक आपकी गाड़ी निरंतर चलती भी रहे और काम भी चलता रहे। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा सी, निर्धारित मध्यम स्थायी गति पर गाड़ी चलाना। ड्राइव एट मॉडरेट कंस्टेंट स्पीड इज रिकमेंडेड, जो कंपनी निर्धारित करती है टॉप गियर के लिए। टॉप गियर ऑलमोस्ट आप भी 60 तक चला सकते हैं और पेपर में एग्जाम आता है ना, वहां पर 50 से 55 का या 45 से 55 का रेशियो यहां पे पूछा जाता है। तो पेपर में आपको 45 से 55 या 50 से 55 या 55 से जो है 50 से 60 आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपको सेलेक्ट करना है। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है। उतराई में गाड़ी पार्किंग करते समय हैंड ब्रेक के अलावा गियर को किस हालत में रखना चाहिए? उतराई का मतलब है आप किसी ढलान में नीचे उतर रहे हैं। अब सीधी सी बात है, आगे का गियर डालेंगे तो गाड़ी आगे जाएगी, तो फिर रिवर्स डालना है, सीधी सी बात है। हैंड ब्रेक तो लगाना ही है, हैंड ब्रेक के अलावा रिवर्स गियर आपको लगाना है। तो ऑप्शन नंबर सी रिवर्स गियर में इसका ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है। अगर आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? इफ यू आर ड्राइविंग एट ए स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर इन ए 1 मिनट योर व्हीकल कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर की स्पीड प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा 1 आवर बराबर 60 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 मिनट बराबर 1 किलोमीटर, ठीक है, बराबर है ना। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, वाहनों का वर्गीकरण किसके अनुसार किया जाता है? व्हीकल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, जो व्हीकल्स का जो वर्गीकरण है किसके आधार पर किया जाता है? तो वाहनों का कुल भार, वाहन की लंबाई चौड़ाई, टायरों की संख्या, वाहन की ऊंचाई। तो इसका मेन मेथड होता है ग्रॉस व्हीकल वेट, GVW। आप सभी को पता होगा कि जो LMV व्हीकल होते हैं इनका जो वजन होता है 7.5 टन तक होता है, टन तक होता है। और जो MMV मीडियम गुड्स व्हीकल होते हैं इनका 7.5 टन से 12 टन तक होता है। और जो HMV होता है, HMV का जो वजन है 12 टन तक होता है, ठीक है। तो यहां पर इसी प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने है। आपको आदेश देने वाली चीजों को मानना चाहिए, वे ज्यादातर होते हैं यू मस्ट ओबे साइन गिविंग ऑर्डर्स, देज आर मोस्टली इन। तो काले त्रिभुज, लाल त्रिभुज, नीले आयत, नीले या लाल वृत्त। तो यहां पर रेड और ब्लू सर्कल से होते हैं। आपको पता होगा रेड होगा तो वो निषेधात्मक संकेत होता है, ब्लू होगा तो ब्लू मैंडेटरी साइन होता है, यानी कि जो है अनिवार्य साइन होते हैं जो काम करने के लिए बताते हैं ना। तो ये दोनों ही होते हैं, ब्लू और रेड। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है। नियंत्रण अधीन प्रदूषण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट शुड बी ऑब्टेन्ड। तो यहां पर यह कहा गया है कि आप PUC प्रमाण पत्र कब प्राप्त करेंगे? तो यहां पर आपको पता होगा जब गाड़ी न्यू परचेज करते हैं तो नई गाड़ी का PUC गाड़ी के साथ में आता है, हालांकि कई बार आता नहीं है। तो मोस्टली होता यह है कि जब कंपनी आएगी तो कंपनी का जो PUC है, यानी कि प्रदूषण गाड़ी कर रही है नहीं कर रही है, ये काम कंपनी खुद करके देगी। तो ये जांच करके देगी। तो प्रथम जो वर्ष होता है ना गाड़ी का, उस वर्ष में यहां पर PUC सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता होती है
लेकिन ये पीयूसी कंपनी खुद देती है या कंपनी बनाकर देती है ना। कई बार हमने देखा है कि कई बच्चे कहते हैं सर मैंने गाड़ी परचेज करी है, मैंने खुद ने बनाया है, तो ये एक अलग मैटर है, हो सकता है आपने दोबारा से बनवा लिया होगा, है ना। वो तो यहां पर क्या होता है, फर्स्ट टाइम जब गाड़ी आती है ना, तो फर्स्ट टाइम आपको बाहर से पीयूसी बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां पर ये हो जाएगा कि जो प्रथम 1 वर्ष होगा, 1 वर्ष तक आपको पीयूसी नहीं बनवाना। नई गाड़ी की बात कर रहा हूं मैं, न्यू व्हीकल की। तो ये पूछा जा रहा है यहां पे। तो प्रश्न संख्या 11 का जवाब हो जाएगा बी, यानी पंजीकरण की तारीख से 1 साल की अवधि समाप्त होने पर, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। आने वाले चौराहे पर आप एक दीप्त पीला सिग्नल देखते हैं, है ना, यानी कि दीप्त का मतलब है जो चमक रहा है, दीप्त पीली बत्ती का मतलब होगा यू सी ए फ्लैशिंग येलो सिग्नल एट एन अपकमिंग इंटरसेक्शन। फ्लैशिंग येलो लाइट मींस, यानी कि आप किसी चौराहे पे जाते हैं, वहां पर येलो लाइट है, वो फ्लैश कर रही है। फ्लैशिंग का मतलब मैं आपको बता दूं, फ्लैशिंग का ऑन ऑफ लगातार फ्लैश कर रही होती है, ब्लिंक कर रही है। तो यहां पर ब्लिंक करने का मतलब होता है आपको स्लो डाउन करना, स्लो एंड कॉशन, CAUTION क्वेश्चन, यानी सावधानी से आपको आगे बढ़ना। दो चीजें आपको याद रखनी है। तो स्लो डाउन एंड क्रॉस द इंटरसेक्शन केयरफुली, जो कॉशन यानी सावधानी से या केयरफुली, है ना, ये दोनों वर्ड एक ही बात है। तो 12 में सी ऑप्शन हो जाएगा, धीरे और ध्यान से चौराया पार करें, स्लो डाउन एंड क्रॉस द इंटरसेक्शन केयरफुली। दोस्तों ये येलो जो है फ्लैशिंग लाइट है, अगर यही येलो लाइट कंटिन्यूअस है तो यहां पर गाड़ी को स्टॉप करना पड़ेगा आपको, या यहां पर ऑप्शन आता है कि जो स्पीड को कम करते हुए, गाड़ी को रोकने के लिए स्पीड को कम करें, है ना, या स्पीड को कम करते हुए गाड़ी को रोकने के लिए तैयार हो जाएं। येलो लाइट का यह भी मतलब कई बार ये कह दिया जाता है। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है। लेन बदलने के पहले आपको क्या करना चाहिए? व्हेन चेंजिंग लेन्स यू शुड, जब भी आप लेन चेंजिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो यहां पर MSM का नियम आपको यहां पर लागू करना चाहिए। सबसे पहले मिरर देखना, फिर सिग्नल देना, फिर मैन्यूअर जो कार्यवाही है उसको जो है अमल में लेना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मिरर देखेंगे, फिर सिग्नल चेक करेंगे, सिग्नल देंगे, मिरर चेक करके फिर सिग्नल देंगे, आप सिग्नल देंगे, फिर मैन्यूअर, यानी कि आप लास्ट बार अपनी गर्दन को झुका के या बाहर निकाल के देखेंगे कि सच में जो ब्लाइंड स्पॉट है वहां पर कोई व्हीकल तो नहीं है जिधर मैं गाड़ी ले जा रहा हूं, है ना। तो थोड़ा सा गर्दन को इधर उधर करके भी आप चेक कर सकते हैं। और लास्ट में आपको एक्ट यानी आपको अमल में करना है, काम को पूरा करना है, गाड़ी को टर्न करना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, यानी कि सी से जांच कर देखो, सिग्नल देकर ब्लाइंड स्पॉट देखो, फिर आगे बढ़ो, यानी कि चेक योर मिरर, सिग्नल, चेक योर ब्लाइंड स्पॉट, देन प्रोसीड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है। निर्वात उत्सर्जन के आधार पर भारत में वाहनों का वर्गीकरण किस रूप में किया जाता है? निर्वात उत्सर्जन, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जॉस्ट इमिशन, व्हीकल्स इन इंडिया आर क्लासिफाइड एज। आप सभी को पता है भारत में जो एग्जॉस्ट इमिशन होता है ना, इसको किस आधार पे बांटा गया है? तो ये यूरो की तर्ज पर भारत स्टेज की शुरुआत हमारे भारत में 2000 में की गई थी, और वर्तमान समय में मैं बात करता हूं भारत स्टेज 6 चल रहा है, जो कि 2020 में लागू हुआ। भारत स्टेज जो 4 था वो 2017 से भारत में लागू है, ठीक है ना। तो ये भारत में जो गाड़ियां हैं, इनसे निकलने वाला जो उत्सर्जन है ना, जहरीली गैसें होती है, उस पर कंट्रोल करने के लिए इसको लागू किया गया है। तो ये भारत स्टेज फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इस टाइप से लागू किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15। मोटर वाहनों में एंटी लॉक ब्रेकिंग प्रणाली का खास फायदा क्या है? एबीएस का क्या फायदा है गाड़ी में? तो यहां पर वाहन को अचानक रोकने के लिए गलत बात है। पहाड़ी से नीचे की ओर चलाते वक्त वाहन की गति को नियंत्रित करने के लिए यह भी गलत है। वाहन को सड़क से फिसलने से रोकने के लिए अचानक ब्रेक डालते समय वाहन को सड़क से, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, यानी कि टू प्रिवेंट स्किडिंग ऑफ व्हीकल ड्यूरिंग सडन ब्रेकिंग। जब भी आप अचानक ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी टायर को पकड़े नहीं और गाड़ी फिसले नहीं और कोई दुर्घटना न हो, इसके लिए एबीएस का यूज किया जाता है। तभी तो कहते हैं एबीएस का काम है गाड़ी को फिसलने से बचाना, गाड़ी को स्किड से बचाना, है ना, प्रिवेंट स्किडिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर जो 16 आपके सामने आ चुका है। समझ में आ रहा है कि भाई, थोड़ा सा ये बताएं, समझ में आ रहा है ना? प्रश्न अच्छे हैं या नहीं है? प्रश्न तो वही है जो पेपर में आया, देखो ये इनको मैं अच्छा बुरा नहीं बना सकता। प्रश्न है, कम से कम 4 पहिए वाले और माल लदान के लिए प्रयुक्त मोटर वाहनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है?
मोटर व्हीकल्स हैविंग एट लीस्ट 4 व्हील्स एंड यूज्ड फॉर कैरीज ऑफ गुड्स आर क्लासिफाइड। आपको मैं बताना चाहूंगा, एक तो 2 व्हीलर होता है, एक 3 व्हीलर होता है। 3 व्हील तक जो व्हीकल होंगे उनको यहां पर किस कैटेगरी में रखेंगे? एल कैटेगरी में रखेंगे। अब यात्री, जिनमें यात्री गाड़ी बैठ सकती है और 4 व्हील कम से कम होंगे, 4 व्हील, उनको एम कैटेगरी में रखा गया है, जिससे कि एम्बुलेंस भी है, छोटी गाड़ियां या पैसेंजर गाड़ियां जो होती है। अब आपको यहां पर मैं बताऊं, जो गुड्स कैरिज होते हैं ना, गुड्स कैरिज जिनमें सामान होता है, सामान आप ढोते हैं, तो उनको एन कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है ना। अब आप खुद बता दोगे कि भाई छोटी 2 और 3 व्हीलर एल में, यात्री जिसमें बैठ सकते हैं एम कैटेगरी, गुड्स वाली एन कैटेगरी। तो यहां पर पूछा क्या है? गुड्स कैरिज ऑफ गुड्स आर क्लासिफाइड, तो गुड्स के लिए कौन सी होगी? श्रेणी एन, है ना। प्रश्न संख्या 17 समझ में आया ना भाई? पास के अस्पताल को संकेत करने वाले यातायात चिन्ह का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? यानी अस्पताल को बताने वाला संकेत किसमें होगा? आपको पता चौकोर आकृति में होता है और इसमें एक बेड होता है और एक प्लस का निशान होता है, तो वो होता है अस्पताल। तो ये चौकोर आकृति में है और चौकोर आकृति में जो संकेत होंगे वो इंफॉर्मेटरी साइन होंगे, मतलब सी ऑप्शन नंबर, सूचनात्मक चिन्ह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने है। वाहन चालक बाजू की सड़क से मुख्य सड़क पर प्रवेश करते समय उसे क्या करना चाहिए? व्हेन ए ड्राइव एंटर्स फ्रॉम साइड रोड टू मेन रोड ही हैज टू, मतलब आप अगर बाजू की सड़क से मेन सड़क पर प्रवेश कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो अन्य वाहनों के पास आने के पहले गति बढ़ाकर मुख्य सड़क पर प्रवेश करें, गति बढ़ानी नहीं है। बी है, दाएं तरफ से कोई गाड़ी न आ रही हो तो तुरंत मुख्य सड़क पर प्रवेश करें। यहां पे तीसरा है, बाएं तरफ से गाड़ी न आ रही हो तो मुख्य सड़क पर प्रवेश करें। चौथा ऑप्शन है, गाड़ी रोको और मुख्य सड़क पर सभी वाहनों के जाने के बाद प्रवेश करें। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि स्टॉप द व्हीकल एंड एंटर मेन रोड आफ्टर ऑल व्हीकल्स ऑन मेन रोड पासेज अवे, यानी मुख्य सड़क पर चाहे वो राइट से हो चाहे लेफ्ट से हो, अगर व्हीकल गुजर चुके हैं, आपके लिए पर्याप्त स्थान है, तभी आप एंटर करेंगे। मुख्य सड़क पर चलने वाले किसी भी व्हीकल को आप यहां पे जो है बाधा नहीं पहुंचा सकते, बीच में टांग नहीं अड़ा सकते आप, है ना। तो यही बात आपको यार मेन, आप खुद, ये कॉमन सेंस का प्रश्न है यार, बड़ी सड़क पे गाड़ियां चल रही है, उनको आप बाधा पहुंचाते हुए उसमें एंटर थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 19 आपके सामने आ चुका है। इंजन शक्ति का मापन एकक क्या है? एकक यानी इकाई। व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ इंजन पावर? पावर की बात आई है, पावर की बात, इंजन की पावर को डिनोट करना हो तो यहां पर आपको पता है, जैसे हम कहते हैं नहीं 1 एचपी का है, 2 एचपी का है, तो साथियों यहां पर जो इंजन होता है, इंजन की जो पावर होती है ना, इसको डिनोट करने के लिए हॉर्स पावर का इस्तेमाल किया जाता है कि भी कोई सा इंजन है वो 1 हॉर्स पावर का है, 2 हॉर्स पावर का है, 100 का है, 40 का है ना। तो इस टाइप से, तो यहां पर आपको हॉर्स पावर यहां पर एचपी में बताया जाता है। अब इंजन का जो है ना आयतन क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी में भी बताया जाता है कि इंजन कितने सीसी का है, कितने लीटर का है, वो तो होता है इंजन का आकार। लेकिन इंजन की जो पावर होगी वो पावर एचपी में यानी हॉर्स पावर में डिनोट की जाती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 20 आपके सामने है, ये एक मैथ का प्रश्न है भाई, ठीक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। प्रश्न संख्या 21 आपके सामने आ चुका है। लेड एसिड बैटरी को क्रियान्वित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा द्रव इस्तेमाल किया जाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, यानी कि लेड एसिड बैटरी को आप अगर क्रियान्वित करते हैं तो उसमें क्या डालते हैं? फॉर टॉपिंग अप ऑफ लेड एसिड बैटरी द फॉलोइंग लिक्विड इज यूज्ड। टॉप अप के लिए कौन सा जो लिक्विड काम में आता है? तो आपको पता है इसमें जो डिस्टिल्ड वाटर काम में आता है, आसूत जल जिसे कहते हैं, वाष्पीकृत जल होता है एक प्रकार का, है ना। तो यहां पर मिनरल वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, साल्ट वाटर, यहां पर हो जाएगा डिस्टिल्ड वाटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न 22, सीएनजी इंजनों का क्या बेहतर फायदा? सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब सीएनजी जो इंजन है, लोग इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? लोग इसको, गवर्नमेंट इसको बढ़ावा क्यों देती है? सीएनजी व्हीकल पे सब्सिडी देती है, सीएनजी इंजनों के जो पार्ट्स हैं उन पे छूट देती है और उनको बढ़ावा देने का काम करती है। क्यों? क्योंकि सीएनजी इंजन है, एक तो सस्ते होते हैं, दूसरी बात सीएनजी इंजन से पोल्यूशन कम होता है डीजल और पेट्रोल की तुलना में, इसीलिए काफी कम प्रदूषण होता है। इसीलिए यहां पर पेट्रोल डीजल इंजन की तुलना में सीएनजी इंजन को प्राथमिकता दी जा रही है। किसके लिए? लेस पोल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 आपके सामने है।
डीजल इंजन में एयर लॉक का क्या कारण है? डीजल इंजन में एयर लॉक का क्या कारण है? व्हाट इज द यूज ऑफ एयर लॉक इन ए डीजल इंजन? तो यहां पर दोस्तों प्रश्न पूछा गया, दोबारा से देखते हैं, डीजल इंजन में एयर लॉक का क्या कारण है? यानी डीजल जो इंजन होता है इसमें एयर लॉक क्यों आ सकता है? इंजन ऑयल का निम्न स्तर, डीजल टंकी में रिसन, यानी डीजल टैंक में अगर कोई छेद है, इंजन ऑयल, ये दोनों ही कारण नहीं हो सकते। दोनों कारण से एयर लॉक आने का कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, यहां पर मैं बताऊं, जो एक तो होता है डीजल इंजन में एयर लॉक क्यों आता है, तो इसका जो उपाय होगा कि भाई फ्यूल लाइन में क्या हो जाती है, लाइन में तेल के साथ में हवा आ जाती है। अब ये हवा क्यों आती है ये पूछे तो यहां पर आपको बताना मेन पाइप लीक हो जाने से आती है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर सी और डी है ना, दोनों ही ऑप्शन सही है, लेकिन जो पर्सन की लैंग्वेज है डीजल इंजन में, और पर्सन को जिस हिसाब से टारगेट करके पर्सन दिया गया है, तो इस पर्सन का राइट आंसर हो जाएगा ईंधन लाइन में वायु की उपस्थिति, यानी कि प्रेजेंस ऑफ एयर इन फ्यूल लाइन। यानी अगर एयर जो फ्यूल लाइन है इसमें अगर हवा आ जाएगी तो वो एयर लॉक बन जाएगा। अब ये एयर लॉक क्यों बनता है इसका कारण पूछिए तो मेन पाइप अगर लीक होती है तो इसके कारण बन सकता है ना, और या आप फिल्टर चेंज करते हैं तो भी मतलब हो सकता है ना। तो दो तीन कारण होते हैं एयर लॉक आने के, या टंकी में तेल काफी कम है तो भी हो सकता है। ठीक है, तो टंकी में तेल कम होना, डीजल फिल्टर या फ्यूल फिल्टर उनको चेंज करते समय आप ध्यान से इनको यूज छोड़ देते हैं, या फ्यूल की लाइन लीक हो जाती है, तो ये कारण होते हैं एयर लॉक आने के। लेकिन इसमें डीजल इंजन को टारगेट करके जिस हिसाब से पूछा गया ना, तो इस पर्सन का जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी प्रेजेंस ऑफ एयर इन फ्यूल। पर्सन संख्या 24 आपके सामने है। प्रश्न 24, निजी गाड़ियों की पंजीकरण संख्या कैसे लिखी जाती है? प्राइवेट गाड़ियों की पता है सफेद नंबर प्लेट होती है और उस पर ब्लैक लेटर होते हैं, ब्लैक लेटर ऑन व्हाइट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 25 है, मल्टी लाइन हाईवे पर मंद गति की यातायात किस लेन पर चलते हैं? तो यहां पर माना कि मल्टी लेन जो रोड होती है, तो यहां पर माना कि ये दो लेन सड़क है, तो यहां पर जो चलेंगे वो लो स्पीड वाले गाड़ियां चलेगी और यहां पर हाई स्पीड वाली चलेगी। दो लेन होती है तो यहां पर जो लेफ्ट लेन होगी ना, ये लेफ्ट है ये राइट है और ये ओवरटेकिंग लेन है यहाँ पे, तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं यानी कि जो लेफ्ट लेन होगी इसमें एक तो बड़ी गाड़ियां जैसे कि ट्रक है, बसेज है, और एक लगेज वाली गाड़ियां या जो धीमी गति से गाड़ियां चलती है ना, वो लेफ्ट लेन का यूज करते हैं। तो यहां पर ये पूछा गया है मंद गति से चलने वाली गाड़ियां कौन सी लेन में चलेगी? तो एकदम बाई लेन, यानी फार लेफ्ट लेन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न 26, गाड़ी चलाते वक्त अचानक ब्रेक खराब हो गया तो आप क्या करेंगे? यानी कि इफ ब्रेक इज फेल्ड ड्यूरिंग ड्राइविंग व्हाट यू विल डू, यानी अचानक ब्रेक फेल हो जाने से आप क्या करते हैं? तो सीधी सी बात है, अचानक अगर ब्रेक फेल हो जाएंगे तो आपको गाड़ी को डाउन गियर में लाना है, यानी ब्रिंग टू द लो गियर, नीचे के गियर में आपको गाड़ी को लाना है। प्रश्न संख्या 27, एयर ब्रेक प्रणाली युक्त वाहन चालू करने से पहले क्या ख्याल रखना चाहिए? What care should be taken before starting a vehicle fitted with air brake system? एयर ब्रेक सिस्टम वाली जो गाड़ियां होती है इनको आप रवाना करने से पहले आपको जो एयर प्रेशर गेज होता है वहां पर एयर प्रेशर का प्रेशर देख लेना चाहिए कितना प्रेशर है या नहीं है। यानी कि जो एयर प्रेशर की जो गाड़ियां होती है उनमें उचित अगर प्रेशर शो हो रहा है तभी आपको गाड़ी रवाना करनी चाहिए, यानी कि गेज में वायु दाब की जांच आपको कर लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 आपके सामने, ऑटोमोबाइल में क्लच का स्थान होता है, इंजन होता है, इंजन के बाद में क्लच होती है, क्लच के बाद में गियर होता है, यानी इंजन और गियर बॉक्स के बीच में क्लच होती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी बिटवीन इंजन एंड गियर बॉक्स। प्रश्न संख्या 29 आपके सामने है, रेडिएटर में वायु को परिचालित करने के उपकरण का नाम क्या है? रेडिएटर में वायु का परिचालन कौन करता है? यानी इक्विपमेंट यूज्ड टू सर्कुलेट एयर इन ए रेडिएटर। तो रेडिएटर में हवा को सर्कुलेट करने का काम रेडिएटर फैन करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आपके सामने है, बंद गैरेज में इंजन स्टार्ट मत करना, कारण क्या है? आप जब भी कोई गैराज होता है वो चारों ओर से बंद होता है और आप इंजन स्टार्ट करते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है? आपको पता है कि जो इंजन होता है वो वातावरण से हवा लेता है और वातावरण से हवा लेके वो जब चलेगा तो धुआं छोड़ेगा जो कि जहरीली गैसें होती है जो हमारे काम की नहीं होती है। तो यहां पर आप कह सकते हैं बंद गैराज में अगर गाड़ी स्टार्ट किया तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाएगी। तो क्या होगा वही पूछा गया है। तो यहां पर जो प्रश्न संख्या 30 है इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1
इंजन से निकलने वाला गैस विषैला है, इसीलिए इंजन एग्जॉस्ट गैस इज पॉइजनस गैस, इसीलिए आप बंद गैरेज में गाड़ी को स्टार्ट नहीं करेंगे। आप सभी को पता है, जब गाड़ी है वातावरण से कोई अगर वायु लेती है, वातावरण से हवा लेगी तो उसमें ऑक्सीजन होगी, CO2 होगी, नाइट्रोजन होगी, तो ये गैसें होगी। जब निकलेगी तो नाइट्रस ऑक्साइड निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा और जो है H2O वाष्प के रूप में जहरीला पानी निकलेगा, वाष्प के रूप में, है ना, हाइड्रोकार्बन के साथ में मिलकर। क्योंकि जो ईंधन जलेगा तो हाइड्रोकार्बन जलेगा, तो हाइड्रोकार्बन के साथ में O2 मिलेगी, तो यहां पर वाष्प के रूप में जहरीला पानी होगा वो, है ना। तो यहां पर ये सारी चीजें क्या है, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। प्रश्न संख्या 31 है, आपको कुछ समझ में आया नहीं आया मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि हमारा पढ़ाने का जो तरीका है वो आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। खाली यहां पर प्रश्न संख्या 31, वाहन में किन किन दस्तावेजों को रखना चाहिए। सभी को पता है, आपका DL होना चाहिए, RC होनी चाहिए, PUC होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, टैक्स होना चाहिए, परमिट होना चाहिए, परमिट और फिटनेस होना चाहिए, है ना। ये सारी आपकी चीजें होनी चाहिए। तो ये सभी की सभी चीजें कौन से में, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, कर, सीधे, प्रदूषण, RC। ऑप्शन 1 में काफी सारी, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, कर 2, प्रदूषण 3, ठीक है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, टैक्स और RC 4, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, कर और प्रदूषण 4, मतलब ऑप्शन नंबर 1 में सबसे ज्यादा है, सारी चीजें आ गई है। ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, टैक्स, पॉल्यूशन और RC, है ना। तो ये चीजें आपकी गाड़ी में होनी चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 32, 4 व्हील ड्राइव का क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन बाय 4 व्हील ड्राइव। 4 व्हील ड्राइव का मतलब क्या है, यह पूछा गया। पीछे की दूरी में 4 पहिए होते हैं, वाहन की सिर्फ 4 पहिए होते हैं, सामने और पीछे की दूरी से होकर ड्राइविंग अंतरित किया जाता है, पीछे की दूरी के 4 पहियों से होकर इंजन पावर अंतरित किया जाता है। आप सभी को पता होगा, एक तो होता है 4x2 व्हील ड्राइव, एक होता है 4x4 व्हील ड्राइव। तो इनका मतलब होता है कि 4 पहिए है गाड़ी में, 4 में से 2 से पावर जाती है, और इसमें मतलब होता है 4 पहिए है, चारों के चारों पहिए यहां पे ड्राइव जो व्हील है, मतलब जो इंजन से पावर लेते हैं। तो इसीलिए 4x4 गाड़ी की बात हो रही है। तो 4x4 गाड़ी में जो है, इसका क्या मतलब होगा, सामने और पीछे की धुरी से होकर ड्राइविंग अंतरित किया जाता, मतलब द ड्राइव इज ट्रांसफर्ड थ्रू फ्रंट एंड बैक एक्सल, आगे और पीछे दोनों धुरी से, सभी पहियों से जो पावर ट्रांसमिट होती है। प्रश्न संख्या 33, अगर वाहन का माइलेज 20 किलोमीटर प्रति लीटर है, मतलब 1 लीटर में 20 किलोमीटर चल जाएगी हो, तो 100 किलोमीटर के लिए अपेक्षित ईंधन की मात्रा कितनी है। क्वांटिटी ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड फॉर 100 किलोमीटर इफ द माइलेज ऑफ व्हीकल इज 20 किलोमीटर प्रति लीटर। तो यहां पर जो माइलेज पूछा है 100 किलोमीटर के लिए, आपको पता है 20 किलोमीटर के लिए 1 लीटर है, तो 100 के लिए कितना होगा, सीधी सी बात है, 100 के लिए यहां पर 5 हो जाएगा, 5 लीटर तेल चाहिए भाई, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 34, पेट्रोल एवं डीजल इंजनों के बीच का अंतर हम आसानी से कैसे पहचान सकते हैं। पेट्रोल और डीजल इंजन में मेन जो अंतर होता है क्या होता है, डीजल इंजन बड़ा है, पेट्रोल इंजन बड़ा है, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग है, पेट्रोल इंजन में इंजेक्टर है, यह गलत है ना। और ये दोनों कोई कंपैरिजन के मेथड नहीं है, दोनों ही बड़े होते हैं। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है, ये इसका अंतर है, एक हम कर सकते हैं, और डीजल गाड़ी में इंजेक्टर होता है ना, ये इंजेक्टर डीजल गाड़ी में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 35, सिग्नल लाइट, ट्रैफिक पुलिस के अभाव में चौराहे पार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू क्रॉस ए जंक्शन विदाउट सिग्नल लाइट ट्रैफिक पुलिस। तो यहां पर मुख्य सड़क के वाहन को प्राथमिकता देना, उप सड़क के वाहन को प्राथमिकता देना, यानी गिव प्रेफरेंस टू व्हीकल इन सब रोड, गिव प्रेफरेंस टू व्हीकल इन द राइट साइड, और सभी वाहनों को बराबर प्राथमिकता देना, इक्वल प्रेफरेंस फॉर ऑल व्हीकल। तो यहां पर भाई अब इसमें यह है कि सभी वाहनों को बराबर प्राथमिकता देना, सभी को बराबर नहीं दे सकते आप, एक तो मेन रोड पे हैं, एक आपके पीछे से आ रहे हैं आप, है ना, सभी को अगर आप आगे जाने देंगे तो आप जाएंगे नहीं। यहां पर आपको केवल मेन रोड पर जो गाड़ियां चल रही है ना, मेन रोड पर व्हीकल जितने भी होंगे सभी को आपको समान रूप से जो है, इन सभी को आपको इज्जत देनी है, मुख्य सड़क के वाहनों को प्राथमिकता आपको देनी है, प्रेफरेंस देनी है। गिव प्रेफरेंस टू व्हीकल इन द मेन रोड, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 36 है,
जब वाहन को रोककर ड्राइवर बाहर आता है तब क्या करना जरूरी है? व्हाट इज इसेंशियल टू डू इफ द व्हीकल इज स्टॉप्ड एंड ड्राइवर इज कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल। यानी कि जब ड्राइवर गाड़ी को रोक कर बाहर आता है तो उसके लिए क्या जरूरी है? सीधी सी बात है, हैंड ब्रेक आपको लगाना ही चाहिए जब आप गाड़ी से उतर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, हैंड ब्रेक डालना, अप्लाई हैंड ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 37 यहां पर है, एक तरफा रास्ते में क्या एकदम जरूरी है? व्हाट इज इसेंशियल टू फॉलो इन ए वन वे? डोंट टर्न लेफ्ट, यानी लेफ्ट में नहीं मुड़ सकते। गलत बात है यार, क्यों नहीं मुड़ सकते? गाड़ी चलाते समय बाएं तरफ चलाना। कीप लेफ्ट टर्निंग ड्यूरिंग, ये भी ठीक है। और यहां पे है डोंट ओवरटेक, ओवरटेक नहीं करना, ये भी गलत है यार, ओवरटेक तो करेंगे, है ना। ये बात तो ठीक है कि गाड़ी चलाते समय बाएं तरफ रहना, ये बात तो ठीक है, लेकिन एक तरफा जो गाड़ी है, जो एक तरफा वेज होता है, जो रास्ता होता है, उस पर क्या जरूरी है? पीछे की तरफ गाड़ी मत चलाना, ये बहुत जरूरी चीज है। यानी कि डू नॉट ड्राइव बैकवर्ड, आप पीछे के जो है गियर में गाड़ी न चलाएं, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है वन वे पर, तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 आपके सामने है, किस परिस्थिति में पीली बत्ती का प्रयोग किया जाता है? येलो लाइट आप कब प्रयोग करते हैं, है ना। तो यहां पर आप देखो, नाइट ड्राइविंग, रात में गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग थ्रू फोग, फोग में गाड़ी चलाते हैं, रेनी सीजन, बारिश में चला रहे हैं, ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। तो आप सभी को पता होगा यहां पर जो येलो लाइट होती है ना, इसका यूज करते हैं आप हजार लाइट के रूप में, हजार लाइट के रूप में। और हजार लाइट का प्रयोग है वो आपातकाल में किया जाता है। कब किया जाता है? आपात स्थितियों में। तो यहां पर येलो लाइट का प्रयोग आप उपरोक्त स्थितियों में से किसमें कर सकते हैं? यहां पर कर सकते हैं केवल और केवल आपातकालीन स्थितियों में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। यानी आपात स्थितियों में, रात में जब चलाएंगे तो हेडलाइट का इस्तेमाल करें, कोहरे में गाड़ी चलाएंगे तो फॉग लैंप का इस्तेमाल करें, रेनी सीजन में तो आप हेडलाइट की लो बीम का इस्तेमाल कर सकते हैं रेनी सीजन में। लेकिन यहां पे जो है येलो लाइट का प्रयोग नहीं कर सकते, येलो लाइट का प्रयोग करेंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस, है ना। तो यहां पर ध्यान देना, हजार लाइट के बारे में पूछा है भाई। प्रश्न संख्या 39, सड़क में लगातार पीली लाइनों से क्या सूचित किया जाता है? लगातार मतलब कि कंटिन्यूअस जो येलो लाइट लाइनें होती है, इनका क्या मतलब होता है? सीधा सा मतलब इनको क्रॉस नहीं करना जब आप ओवरटेक करेंगे। लाइन के ऊपर गाड़ी चलाना, ड्राइव द व्हीकल ओवर द लाइन, गलत बात है। ड्राइव ऑन द लेफ्ट साइड विदाउट क्रॉसिंग द लाइन, लाइन को क्रॉस के बिना बाएं तरफ गाड़ी चलाना, बात तो ठीक है। ओवरटेकिंग के समय क्रॉसिंग अनुमत्य है, क्रॉसिंग अलाउड ड्यूरिंग ओवरटेकिंग, गलत बात है। येलो लाइन को आप क्रॉस नहीं कर सकते। क्रॉसिंग इज अलाउड इफ इट इज एसेंशियल, अगर आवश्यक है तो भी गलत बात है, यानी कि आप इसको क्रॉस कर ही नहीं सकते। क्रॉसिंग अलाउड होते ही सी और डी तो दोनों गलत हो गए, ए पहले गलत है तो बी बचा, मतलब कि लाइन को क्रॉस किए बिना आपको लेफ्ट साइड में गाड़ी को चलाना है। प्रश्न संख्या 40 आपके सामने आ चुका है भाई, प्रश्न संख्या 40, ठीक है। काफी अच्छा पेपर है, देखो दोस्तों मैं बताऊं आपको, टर्बोवान में टर्बोचार्जर का उपयोग है। व्हाट इज द यूज ऑफ टर्बोचार्जर इन ए व्हीकल? इंजन से ज्यादा पावर लेने के लिए, इंजन से ज्यादा गति पाने के लिए, बैटरी चार्ज स्पीड बढ़ाने के लिए और इंजन लाइफ बढ़ाने के लिए। अब देखो मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा लेकिन हिंट बताऊंगा। आप सभी को पता है जो डीजल, पहली बात तो टर्बोचार्जर जो होता है मोस्टली डीजल गाड़ियों में प्रयोग होता है। कौन सी गाड़ी में? डीजल गाड़ियों में। डीजल गाड़ी को क्या चाहिए? एक तो हवा चाहिए, हवा, और दूसरी बात में अंग्रेजी में बात कर लेता हूं, इंग्लिश वाले कैंडिडेट है। एक तो आपको यहां पर क्या चाहिए? एयर चाहिए, एयर यानी हवा चाहिए। एक आपको डीजल चाहिए, DIESEL, डीजल चाहिए, है ना। अब ये डीजल को जलाएंगे कैसे? इस डीजल को जलाएंगे इस हवा के ऊपर इसका छिड़काव करें, स्प्रे करके, स्प्रे, है ना, स्प्रे करके इस जो है डीजल को जलाएंगे। तो सीधी सी बात है, डीजल अगर जो गुड कंडीशन से अगर कंजप्शन होगा, अगर बढ़िया तरीके से जलेगा डीजल, तो पावर क्या होगी? ज्यादा यहां पर जो है प्राप्त होगी। इंजन से हम ज्यादा शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इस डीजल का अच्छा उपयोग करके। अच्छा उपयोग कैसे करेंगे? जब हम इस डीजल को पर्याप्त रूप से पूरा का पूरा जलाएंगे और सही समय पर बेस्ट तरीके से जलाएंगे। और डीजल को जलाने का तरीका, बेस्ट तरीका क्या है? पर्याप्त हवा मिले और हवा का उचित कंप्रेशन हो, क्योंकि डीजल गाड़ी में हवा का, एयर का कंप्रेशन किया जाता है। एयर कंप्रेशन के मेथड पे ही यहां पर साथियों क्या होता है? एयर कंप्रेशन के मेथड से ही यहां पर डीजल को जलाया जाता है। तो हवा अगर हम, अब लास्ट में मैं आ जाता हूं, डीजल इंजन को अगर एयर पर्याप्त मात्रा में मिल गई तो मतलब कि गाड़ी माइलेज ज्यादा देगी, पावर ज्यादा देगी, सीधी बात है ना। अब ये हवा डीजल इंजन को पर्याप्त रूप से कैसे मिले? इसके लिए हमने टर्बोचार्जर लगाया। मतलब टर्बोचार्जर का काम क्या हुआ? डीजल गाड़ी को सही समय पर पर्याप्त हवा मिलती रहे,
जिससे कि इंजन है वो डीजल को पर्याप्त जलाता रहे और इंजन की पावर है वो ज्यादा बढ़े और आसानी से माइलेज ज्यादा गाड़ी करे, है ना। तो अब आप इस प्रश्न का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इस प्रश्न का जवाब क्या है ना। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आपको बताना है कि व्हाट इज यूज ऑफ टर्बो चार्जर इन ए व्हीकल, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या उपयोग इसका होता है, टर्बो चार्जर का उपयोग गाड़ी में क्यों करते हैं, ठीक है ना। दिए गए ABCD में से ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको यहां पर कमेंट सेक्शन में बताना है। जी हां दोस्तों, यहां पर आज का जो पेपर है, यहां पर हमने 40 के 40 क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। किसी भी प्रश्न पर अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको सेशन बहुत अच्छा लगा है तो आप एक पॉजिटिव कमेंट है और स्टडी एट होम रासर के लिए एक पॉजिटिव कमेंट आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, जिससे कि मोटिवेट होते हैं और काफी अच्छा ये पेपर यहां पर रहा है और शानदार क्वेश्चंस किए गए। और ऐसे ही लगातार आगे के जो वीडियोज है देखने के लिए, और अगर कंप्लीट आप जो फास्ट रिवीजन के जो हमारे सेशन चल रहे हैं वो उनको देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा वहां, और टेलीग्राम चैनल का लिंक, दोनों को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ड्राइविंग जो सब्जेक्ट है इसके लिए बेहतरीन नोट्स और कंटेंट है आपको प्रोवाइड होगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आप चाहे किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बेस्ट कंटेंट अगर आपको चाहिए तो आप हमारा जो स्टडी एट होम ऐप है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सो मच।